good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my lovely and dear students of Divya Army in our amazing batch that is Vishwas for all our dear commerce students. तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने हम सभी फैकल्टीज पे इतना विश्वास रखा है, हमारा हाथ थामा है कि हम आपकी क्लास 12th की नैया जो है पार लगाएंगे। तो बच्चों यार, अगर आपको वो विश्वास है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें भी अभी तक विश्वास नहीं हुआ है बच्चों, तो ये मेरा आपसे वादा है कि जिस तरीके से हमारे फैकल्टीज इतनी मेहनत करके आपके लिए ये अमेजिंग वन शॉट लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, आपको भी डेफिनेटली इनको देखने के बाद इस चैनल पर हम पर विश्वास जरूर हो जाएगा और आपके विश्वास की जीत होगी बेटा, क्योंकि इस बैच में, विश्वास बैच फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स में, हम आपको सब कुछ देने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री। और यहां पे मैं आपको सिर्फ चैप्टर ही नहीं पढ़ाने वाली हूं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एंटायर चैप्टर। उसका डिटेल समरी दूंगी बच्चों में आपको, और साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस भी अपने साथ सॉल्व कराऊंगी और इनफैक्ट धीरे धीरे ये भी सिखाऊंगी कैसे आप बेसिकली आपके बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, हाउ यू कैन फ्रेम दोज आंसर्स। तो अगर आप लोग तैयार हैं, अगर आप रख सकते हैं इस विश्वास बैच पर अपना पूरा विश्वास, तो तैयार हो जाइए। शुरुआत से लेके अंत तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं बेटा। आपकी जो पीडब्ल्यू की हमारी जो आर्मी है, उनका हाथ हमारे ये अमेजिंग से एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने थाम लिया है और अब जो है हम विश्वास बैच में आपके विश्वास की जीत करवा कर ही मानेंगे। तो इसी बात पे मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज आपकी दिव्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं आपकी बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अब नाम जो है, पहले चैप्टर का नाम अगर हो जाए द लास्ट लेसन, तो कहानी में लगता है कुछ ट्विस्ट आने वाला है। क्यों होता है बेटा इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन? यहाँ पे राइटर कहना क्या चाह रहे हैं, किसकी कहानी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आज के लेक्चर में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको ये वीडियो एंड तक देखना है एंड प्लीज शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, ये सब आपको बाद में थैंक यू बोलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरी दिव्या आर्मी जानती है, आज मैम आपको पढ़ाने वाली है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को हम समझेंगे, इसकी डिटेल समरी भी मैं आपको दूंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, आपकी दिव्या मैम आपको करवाने वाली हैं, तो दिस वाज द सरप्राइज एलिमेंट। मैं आपको आज आपके एनसीईआरटी के सभी सवाल जो भी द लास्ट लेसन से आ सकते हैं, यहाँ जो आपकी बुक में गिवन है, उन सब का एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। सो जस्ट बी रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके, चलिए सो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नाउ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, मैम ये दो बॉक्सेस यहाँ पे क्यों बने हैं? whom आर वी टॉकिंग अबाउट? तो बेटा ये दो बॉक्सेस आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर के दो सबसे जो मुख्य किरदार हैं वो कौन है। सो देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस वन। सो वन पर्सन्स नेम इज फ्रांस, ओके, और दूसरे व्यक्ति का नाम है एम हेमिल। नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूज कि ये दोनों कौन है। सो आई विल टेल यू ये दोनों व्यक्ति कौन है बेटा। मिस्टर एम हेमिल पे आने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फ्रांस। तो फ्रांस इज अ स्कूल गोइंग बॉय, तो ये लगभग आपकी उम्र का बच्चा है एंड इनका एटीट्यूड भी कैसा है, बड़ा केयर फ्री एटीट्यूड है। तो अगर इनका कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाए तो यू नो व्हाट टू राइट। फ्रांस एक स्कूल गोइंग बच्चा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, ही हैज अ वेरी केयर फ्री एटीट्यूड, ही इज लाइक जस्ट अदर स्टूडेंट्स, he doesn't want to go to the school। ये बेटा स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि आज इनका टेस्ट होने वाला है, that's why he wants to skip the school, he does not want to go to the school। ओके अब यहाँ पे हम बात करें एम हेमिल की, तो एम हेमिल कौन है? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कोई सीनियर पर्सन की बात हो रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस टीचर। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम फ्रांस के टीचर की बात कर रहे हैं। ये इनके स्कूल में पढ़ाते हैं और मिस्टर एम हेमिल क्या है? इनके फ्रेंच के टीचर हैं
और बेटा इतना ही नहीं, जिस स्कूल में फ्रांस और उसके क्लासमेट्स पढ़ते हैं उस स्कूल में मिस्टर एम हेमल पिछले 40 वर्षों से यानी कि 40 इयर्स से पढ़ा रहे हैं. सो ही इज टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर लास्ट 40 इयर्स. यूजुअली इनका जो माहौल रहता है क्लास का वो कैसा रहता है बेटा? स्ट्रिक्ट. तो इनका स्वभाव, इनका बिहेवियर कैसा है? ही इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट टीचर. बट एक दिन क्लास में ऐसा क्या होता है दैट व्हाई ही टर्न टू बी अ वेरी काइंड पर्सन, और क्या होता है कि इनके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज आता है? व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये सब जानेंगे हम आज की क्लास में. सो आई होप आपको जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं फ्रांस और मिस्टर एम हेमल के बारे में समझ में आ गया होगा. इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के ऊपर ही बेटा आपकी जो पूरी कहानी है वो चलने वाली है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स. फ्रांस स्कूल गोइंग बॉय, जिसका स्कूल जाने का मन नहीं था क्योंकि आज उसका टेस्ट होने वाला था, और बाकी स्टूडेंट्स की तरह इसका भी थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड था. मिस्टर एम हेमल इनके फ्रेंच टीचर थे जिनका स्वभाव काफी स्ट्रिक्ट हुआ करता था यूजुअली, और ये इनके स्कूल में पिछले 40 सालों से फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, विच इज अ वेरी वेरी बिग टेन्योर. बहुत समय से इनके स्कूल में पढ़ा रहे थे. तो बिना किसी इंतजार के अब हम जान चुके हैं इन दोनों के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी बेटा. तो इसके जो नैरेटर है, नैरेटर यानी कि जिन्होंने ये कहानी हमें बताई है, दर्शाया, जिन्होंने हमें समझाया है बेटा, वो है फ्रांस. अब आपको पता है फ्रांस कौन है? ही इज अ स्कूल गोइंग बॉय. ही इज जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट इन द क्लास. ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट इन द क्लास. और ये किसके स्टूडेंट हैं? मिस्टर एम हेमल के स्टूडेंट हैं जो इन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं इनके स्कूल में. नाउ वन मॉर्निंग, एक दिन फ्रांस को क्या होता है? फ्रांस वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल. फ्रांस बहुत लेट हो जाता है स्कूल आने में. मे बी ही वोक अप लेट, काफी लेट हो जाता है उस दिन स्कूल आने में. और इनके जो टीचर हैं, his teacher Mr. M. Hamel has told, Mr. M. Hamel had told the entire class. क्या कहा था उनके टीचर ने? कि बेटा मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं. किस टॉपिक पे मिस्टर एम हेमल टेस्ट लेने वाले थे? पार्टिसिपल्स टॉपिक पे. किस पे टेस्ट लेने वाले थे? आई वुड बी आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स. तो इनका टेस्ट का जो टॉपिक था बेटा वो पार्टिसिपल्स था. अब जिन बच्चों को पार्टिसिपल्स का मतलब नहीं पता है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा. जैसे हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें ना इस तरह के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. इन्हें हम बोलते हैं V1, V2 एंड V3. दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. सो अगर मैं आपसे बात करूं गो की, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन. तो ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हो गई, V3 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हो गए, इन्हें ही हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. तो पार्टिसिपल्स देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा टॉपिक है. पार्टिसिपल्स इज नथिंग बट अबाउट वर्ब्स. लेकिन क्या जैसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसी ही सेम फ्रेंच में होती होगी? जी नहीं. आप लोगों ने हिंदी व्याकरण अलग पढ़ी होगी, इंग्लिश ग्रामर आपने अलग पढ़ी है. सिमिलरली बेटा फ्रेंच के जो पार्टिसिपल्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, वो डिफरेंट होंगे, लेकिन पार्टिसिपल्स का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. तो उनका आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यानी कि पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे. कौन? मिस्टर एम हेमल लेने वाले थे पूरी क्लास का पार्टिसिपल्स का टेस्ट. और तभी क्या होता है बेटा, फ्रांस बहुत लेट हो चुका होता है, उसको उठने में भी लेट हो जाती है, और क्योंकि आज टॉपिक बहुत टफ था जिसका टेस्ट होने वाला था, सो पार्टिसिपल्स वाज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स फॉर फ्रांस. फ्रांस के लिए वो बहुत टफ टॉपिक था. वो क्या सोचता है कि यार मैं काम करता हूँ ना, आई शुड बंक द स्कूल. बंक यानी कि मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, मस्त छुट्टी मार लूंगा एंड मुझे टेस्ट देना भी नहीं पड़ेगा. मैं पार्टिसिपल्स का टेस्ट क्यों दूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. सो आई वुड जस्ट स्किप द स्कूल. मैं छोड़ देता हूँ. और जब वो सोचता है तब उसे बाहर क्या क्या नज़ारे दिख रहे होते हैं बेटा? उसको बर्ड्स दिख रही होती हैं. व्हाट वर द बर्ड्स डूइंग एट दैट टाइम? ही सॉ द बर्ड्स हु वर चर्पिंग. सो व्हाट डिड ही सी? ही सॉ द बर्ड्स चर्पिंग. उसने चिड़ियाओं को देखा. दे वर चर्पिंग यानी कि जिसको हम हिंदी में चहचहाना कहते हैं. ठीक है, तो बर्ड्स अपनी मेलोडियस साउंड निकाल रही थी. एंड देन ही सॉ द प्रूशियन सोल्जर्स. प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे बेटा? उनकी ड्रिल चल रही थी, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. सो द प्रूशियन सोल्जर्स वर मार्चिंग. तो जब उसने बाहर ये सब नज़ारा देखा, इतना सुंदर जो है सनराइज हो रखा है, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, द प्रूशियन सोल्जर्स वर मार्चिंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग. मैं स्कूल क्यों जाऊं? ही डिड नॉट वांटेड टू गो टू द स्कूल. वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. ही जस्ट वांटेड टू बंक द स्कूल. लेकिन फिर भी उसने क्या करा? अपनी अर्ज को, अपनी इच्छा को रेजिस्ट किया. अपनी इच्छा को क्या किया बेटा? ही रेजिस्टेड द अर्ज, यानी कि उसने अपनी इच्छा को
रोका और खुद को समझाया नहीं नहीं यार मुझे स्कूल जाना चाहिए, और चुपचाप से उसके बाद क्या चला गया, ही वेंट टू द स्कूल। तो बर्ड्स चर्पिंग हो रही थी, प्रूशियन सोल्जर्स अपना ड्रिल कर रहे थे, मार्चिंग चल रहा था, ये सब छोड़ के फाइनली उसने चलो कोई बात नहीं है मुझे स्कूल जाना चाहिए, वो स्कूल चला जाता है। एंड ऑन हिज वे टू स्कूल, जैसे ही वो स्कूल जा रहा होता है, उससे पहले उनके इसमें एक हॉल आता था, वहां पे वो क्या देखता है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गैदर्ड। उस बेटा जो हॉल था वहां पे ही सॉ अ लॉट ऑफ पीपल क्लस्टर्ड, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। किसके बाहर भीड़ लगी हुई है, बुलेटिन बोर्ड के बाहर। जैसे हमारे स्कूल्स में बेटा नोटिस बोर्ड हुआ करते थे, जहां पे हमें सारे नोटिस देखने को मिलते थे, कौन सा डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है, कौन सा क्या थॉट ऑफ द डे है, आज का न्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस बोर्ड पे लगाते थे। एंड आई वांट टू टेल यू आई वाज द न्यूज़ इन चार्ज ऑफ माय स्कूल। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इफ़ यू आर, जो आप भी अपने स्कूल में कोई पोजीशन पे हैं, न्यूज़ इन चार्ज हैं, हेड बॉय हेड गर्ल, कोई भी चीज़ कोई भी पोजीशन अगर आप होल्ड करते हैं, डांस कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे देखा करती थी। सिमिलरली बेटा इनके इसमें जब ये जा रहा था तो बाहर एक हॉल पड़ता था, सो वहां पे उसने बुलेटिन बोर्ड देखा विच इज अ काइंड ऑफ अ नोटिस बोर्ड आप कह सकते हो। उस नोटिस बोर्ड के बाहर बहुत भीड़ जमा थी, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी। एंड एज यूजुअल ही अज्यूम दैट देयर मस्ट बी सम बैड न्यूज। पिछले 2 सालों से उन्हें जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे, उस नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती थी, और वहां से लोग उस बुरी खबर को पढ़ लेते थे। फ्रांस बेचारा सोचता है अरे यार हर बार की यही कहानी है। ही अज्यूम दैट समथिंग बैड हैज हैपेंड, और अब क्या हो गया, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, कि फिर से क्या कहानी हो गई, समथिंग मस्ट बैड हैव हैपेंड, समथिंग बैड मस्ट हैव हैपेंड, और फिर वो सोच के चला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है लेट हो रहा होता है। और उसने क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा था बेटा, ये सारी बुरी खबरें क्यों आ रही थी, इट हैड बीन हैपनिंग सिंस प्रूशिया एनेक्स्ड देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस। तो बेटा इन लोगों की कंट्रीज में, 2 कंट्रीज में क्या हो रहा था, उस टाइम पे वॉर चल रहा था। ये जो है फ्रांस जो है और मिस्टर एम हेमिल जो है, ये लोग कहाँ रहते थे, एल्सेस में रहते थे। एल्सेस इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। कहाँ रहते थे बेटा, एल्सेस में रहते थे। इस जगह का जो नाम था दैट वाज ऑल एल्सेस एंड लॉरेन। तो एल्सेस एंड लॉरेन में इनका स्कूल था जो फ्रांस का एक पार्ट हुआ करती थी ये जगह, एल्सेस एंड लॉरेन। और यहाँ पे मिस्टर एम हेमल इनके स्कूल में पढ़ाते थे। फ्रांस का पार्ट हुआ करता था तो फ्रेंच भाषा इन्हें पढ़ाई जाती थी, और ये उसी स्कूल में फ्रांस जो है पढ़ता था। अब क्योंकि 2 कंट्रीज में वॉर चल रही थी तो उस वजह से जितनी भी बुरी खबरें हैं कि ये हो गया है, हमारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है, अब से ये बुरा होने वाला है, ये रूल अप्लाई होगा, ये सारी जो न्यूज़ है बेटा ये इनको बुलेटिन बोर्ड पे दी जाती थी। वो सोचता है फिर से इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। कौन सोचता है, फ्रांस सोचता है फिर से इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, देयर मस्ट बी सम बैड न्यूज, क्योंकि पिछले 2 साल से यही कहानी एग्जैक्टली उन लोगों के साथ चल रही थी। नाउ द डे फेल्ट अनयूजुअल। अब नॉर्मल दिन के अकॉर्डिंग वो दिन इतना अनयूजुअल क्यों लग रहा था, इट वॉज वेरी अनयूजुअल कंपेयर टू रेगुलर डेज। अनयूजुअल यानी कि काफी वियर्ड था अगर आप उसे नॉर्मल दिन से कंपेयर करो तो। देयर वॉज नो कमोशन, दैट मीन्स देयर वॉज नो हसल बसल, देयर वॉज नो नॉइज, कोई मूवमेंट नहीं था, देयर वॉज नो नॉइज इन द स्कूल। अब आम दिनों में अगर आप किसी स्कूल में चले जाओ तो कैन यू इमेजिन कि वहां पे कोई नॉइज नहीं हो, कोई मूवमेंट नहीं हो, कोई शोर शराबा ना हो। सो डू यू थिंक कि बेटा आम दिन में स्कूल में ये चीज पॉसिबल है, और वो भी तब जब स्कूल शुरू होने वाला हो, सारे टीचर्स क्लासेस में जा रहे हैं, उनसे पहले बच्चे भाग रहे होते हैं कि हम मैम या सर से पहले पहुंच जाएं। सो नॉर्मली इतना ज्यादा कमोशन होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, काफी मूवमेंट होता है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली ऑपोजिट। सारी चीजें कैसी थी, एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली क्वाइट, सारी चीजें बिल्कुल शांत थी और बिल्कुल सन्नाटा था। अब ये देख के वो इतना हैरान क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है। ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल, और उसने क्या सोचा था, इतनी शोर शराबे भीड़ भाड़ में मैं चुपचाप से मिस्टर एम हेमल की क्लास में घुस जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे क्लासमेट्स अभी अपनी डेस्क पे सेटल डाउन हो ही रहे होंगे, और इस भीड़ भाड़, उस हसल बसल का, उस शोर शराबे का फायदा उठाते हुए मैं चुपचाप अपनी सीट पर पीछे या बीच में पहुंच जाऊंगा, मिस्टर एम हेमल का ध्यान भी नहीं जाएगा। और सभी बच्चे इंक्लूडिंग फ्रांस सब उनसे डरते भी थे क्योंकि मिस्टर एम हेमल स्ट्रिक्ट थे, अगर वो उन्हें डांटते तो भैया फ्रांस की तो बैंड बज सकती थी, है ना। तो वो क्या सोचता है बेटा वो सोचता है कि इस शोर शराबे का फायदा उठा के मैं चुपचाप से अंदर घुस जाऊंगा एंड नोबडी विल बी एबल टू सी मी, मिस्टर एम हेमल भी मुझे नहीं देख पाएंगे। लेकिन बेटा इट वॉज नॉट लाइक अ यूजुअल डे। उस दिन
पैटर्न सब कुछ बहुत अलग हो रहा था। बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्लास में, स्कूल में कहीं कोई शोर नहीं था। और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है क्लासरूम का, वो सोच रहा था कि मिस्टर एम हेमल अपना रूलर, अपना स्केल मारने के लिए चला ही रहे होंगे किसी के ऊपर, लेकिन उस दिन मिस्टर एम हेमल ने अपना स्केल अपने हाथ के नीचे, अपने आर्म के नीचे ऐसे दबाया हुआ था। तो वो सोचता है, यार क्लास में इतना सन्नाटा क्यों है, अरे इतनी शांति क्यों है भैया, ये सोच के वो परेशान हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन बेटा जो हमेशा उसको डांटा करते थे, मिस्टर एम हेमल ने उसको डांटा नहीं, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय मिस्टर एम हेमल, फ्रांस वॉज आस्क्ड टू गो टू हिज सीट क्विकली। तो जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो लेट होता है, तो भी मिस्टर एम हेमल उसे डांटते नहीं है और क्या बोलते हैं, एक काम करो फ्रांस, जाओ और अपनी सीट पे फटाफट से बैठ जाओ। और थोड़ा प्यार भरा उनका टोन होता है आज, इट वॉज नॉट रूड एज ऑलवेज। और वो नोटिस करता है, ही नोटिस समथिंग वेरी ऑड। वो क्या नोटिस करता है कि यार मेरे स्कूल में कुछ तो आज बहुत ज्यादा ऑड हो रहा है, एंड माई टीचर इज ऑल्सो बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। यार ये आज इतने काइंड और इनकी टोन जो है सर की इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई। तो यूजुअली समबडी हु इज स्ट्रिक्ट और वो सडनली फ्रेंडली हो जाए, काइंड हो जाए, तो आपको भी अनयूजुअल या वियर्ड लगेगा। अब इमेजिन मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बन जाऊं, जो मैं नहीं हूं, है ना, तो हो सकता है कि तुम्हें वो भी अनयूजुअल लगे। सो मिस्टर एम हेमल वॉज नॉट वेयरिंग हिज यूजुअल क्लोथ्स। अब बेटा मिस्टर एम हेमल जो अपने यूजुअल यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो कपड़े पहनकर आते थे, आज वो यूजुअल कपड़े नहीं पहन के आए थे। ही वोर एक्स्ट्रावेगेंट क्लोथ्स, कुछ डिफरेंट कपड़े पहनकर आए थे। और वो डिफरेंट कपड़े क्या थे, वो डिफरेंट कपड़े कौन से थे, आई विल टेल यू। ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो वो लॉन्ग ग्रीन कोट पहनकर आए थे। टुडे ही वॉज वेयरिंग अ फ्रिल्ड शर्ट, जिसकी बाहों में, स्लीव्स में और कॉलर में ऐसे फ्रिल झालर जैसा लगा होता है, उसे हम इंग्लिश में फ्रिल्ड कहते हैं। सो ही वॉज वेयरिंग अ फ्रिल्ड शर्ट, ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग ग्रीन कोट, एंड ही वॉज वेयरिंग अ सिल्क कैप ऑल्सो। एक सिल्क कैप भी उन्होंने पहनी हुई थी। तो ये सब चीजें वो पहनकर आए थे। और यूजुअली रोजमर्रा की जिंदगी में इतना तैयार होकर या इतने एक्स्ट्रावेगेंट, इतने बढ़िया, लग्जूरियस और इतने अच्छे कपड़े वो रोज नहीं पहनकर आते थे, जो सारी चीजें वो आज पहनकर आए थे। एंड फ्रांस को समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर एम एम एल को हुआ क्या है, व्हाई ही इज नॉट वेयरिंग रेगुलर क्लोथ्स, व्हाई हिज बिहेवियर इज डिफरेंट टुडे। तो ये सब चीजों में बड़ा वो सरप्राइज हो जाता है। और मिस्टर एम हेमल क्या करते थे बेटा, मिस्टर एम हेमल ये सभी अच्छे कपड़े सिर्फ स्कूल इंस्पेक्शन जब होता था, जब स्कूल इंस्पेक्शन के लिए बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आती थी, स्कूल में सारा काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, या जिस दिन बच्चों को प्राइज देना होता था, उसी दिन अपना ये लॉन्ग ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, सिल्क कैप, ये सारी चीज तभी पहनकर आते थे। ही वॉज सरप्राइज कि आज ये सब इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनकर आए, वाई एंड व्हाट इज हैपनिंग। तभी उसकी नजर एक और बड़ी वियर्ड चीज पे पड़ती है, उनकी जो लास्ट बेंचेस थी, जो यूजुअली खाली रहती थी। अब वहां पर क्या था, उनकी जो लास्ट बेंचेस थी, वहां पर कौन बैठा था, देयर वर द विलेजर्स हु वर सिटिंग देयर, एंड इट वॉज अ वेरी वियर्ड डे। और थिंग क्या थी, दैट द मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, और बड़े बड़े लोग, उनके गांव के, उनके डिस्ट्रिक्ट के जो मेयर हैं, ठीक है, फॉर्मर मेयर जो है, जो पहले मेयर रह चुके हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट के जो पोस्ट मास्टर थे एल्सेस और लॉरेन के, वो सब उनके क्लास में पीछे वाली बेंचेस पे बैठे हैं। एंड ही इज सरप्राइज व्हाट इज हैपनिंग, इज वेयरिंग मिस्टर एम हेमल ने लॉन्ग ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल शर्ट है, कैप पहन रखा है, इनका बिहेवियर इतना काइंड है। आज हमारे क्लासरूम की जो लास्ट बेंचेस है वो भी खाली नहीं है, वहाँ पे विलेजर्स आए हुए हैं, ओल्ड पीपल आर सिटिंग देयर, एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट के कौन आए हुए हैं, मेयर आए हुए हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर यानी कि जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुके हैं वो आए हैं। ये सब लोग कहाँ बैठे थे, दे ऑल वर सिटिंग एट दी बैक बेंचेस, ये पीछे वाली टेबल चेयर्स पे बैठे थे, और सभी लोग बहुत उदास थे। अब नाउ ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है, वाई एवरीवन इज अपसेट, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आवाज नहीं है हमारे क्लास में, कोई स्कूल में, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग, बहुत सारी बेटा वियर्ड चीजें हो रही थी। तो ये उनके रूम का कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं क्लासरूम था, बिल्कुल शांति थी, सब लोग ऑलरेडी अपनी सीट्स में क्या है,
ऑलरेडी सेटल्ड हैं, सब लोग अपनी सीट्स पे क्या हैं, ऑलरेडी सेटल्ड हैं। इसमें उन्होंने अभी कैप नहीं लगा रखा, बट कुछ इस तरह से उनका लॉन्ग कोट था जो मिस्टर एम हेमल उस दिन पहनकर आए थे। ओके, क्लियर एवरीवन? आई थिंक पिक्चर से आपको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी। अब क्या होता है बेटा, एज द क्लास बिगेन, जैसे ही क्लास शुरू होती है मिस्टर एम हेमल क्या अनाउंस कर देते हैं, सो यस क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट ऑन द पार्टिसिपल्स। लेकिन उससे पहले बेटा वो एक बहुत बुरी खबर देते हैं अपने सभी प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स को। एंड मिस्टर एम हेमल क्या अनाउंस करते हैं, मिस्टर एम हेमल ये अनाउंस कर देते हैं कि आज उनका क्या है, दैट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। और इसी वजह से बेटा इस कहानी का, इस स्टोरी का नाम क्या है, द स्टोरीज नेम इज फ्रेंच लेसन, नहीं, द स्टोरीज नेम इज द लास्ट लेसन, क्योंकि ये मिस्टर एम हेमल का आखिरी, दिस वाज मिस्टर एम हेमल्स लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर हिज स्टूडेंट्स, जहां पे बेटा जिस स्कूल में वो पिछले 40 सालों से, 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे, वहां से उन्हें छोड़कर सब कुछ जाना होगा। क्योंकि अब क्या होने वाला था, जो प्रूशियंस थे, जो ये जंग जीत गए थे, प्रूशियंस हैड अनाउंस्ड, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद से, चाहे ये फ्रांस है लेकिन फ्रांस को हमने जीत लिया है, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो आज के बाद से यहाँ के स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। सो फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और हम लोग जो है, हमारी लैंग्वेज जो है, हम यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है, जर्मनी वाले जो है वो पढ़ाना चाहेंगे। जर्मन विल बी टॉट, नो 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 फ्रेंच विल बी टॉट इन द स्कूल्स। और इस वजह से, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, उन्हें जाना होगा जिस स्कूल में मिस्टर एम हेमल पिछले 40 वर्षों से, 40 सालों से पढ़ा रहे थे। फ्रांस फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ रिमोर्स, और तभी वो एकदम से गिल्ट में चला जाता है। किसे बुरा लगता है बेटा, फ्रांस किस में चला जाता है, सडन पैंग ऑफ रिमोर्स, यानी कि उसे अचानक से कैसा लगने लगता है, ही सडनली फेल्ट extremely guilty. He suddenly felt what? He suddenly felt extremely guilty. Guilty क्यों महसूस होता है बेटा, जब वो सर पढ़ाते थे उसने कभी उनके टॉपिक पे, उनके पढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो स्कूल की विंडो थी क्लासरूम से, उसके बाहर देखने पे फोकस करा, कभी भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करा। एंड टुडे इट वाज हिज लास्ट डे। इतने अच्छे, इतने एक्सपीरियंस टीचर जो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से उन लोग को पढ़ाते थे, ही वॉज गोइंग, इस चीज का उसे बहुत रिग्रेट, बहुत पश्चाताप हो रहा था, बहुत गिल्ट हो रहा था कि यार क्यों जब सर पढ़ाते थे मैं उनसे नहीं पढ़ता था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ओ, तभी जब मैं सुबह आया था बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत भीड़ हो रही थी, एंड बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो यही बैड न्यूज उस बुलेटिन बोर्ड पे मेंशन थी, दैट नो फ्रेंच विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ फ्रांस ओनली। एल्सेस एंड लॉरेन, जो फ्रांस का ही पार्ट हुआ करता था, वहां पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप लोग जंग, आप लोग वॉर हार चुके हो, और ये देश जो इस जंग को जीता है, यहाँ पे हम अपनी भाषा चलाएंगे, हमारे सोल्जर्स रूल करेंगे, एंड योर पीपल विल बी आउट, योर पीपल विल बी आउट, एज इन नो फ्रेंच विल बी टॉट इन द स्कूल। सो नाउ फ्रेंच वॉज नो लॉन्गर टू बी टॉट इन द स्कूल्स। और फ्रांस को बेटा भी इतना बुरा लग रहा है, वो जो स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग बॉय है, उसको इतना बुरा लगता है कि वो क्यों बंक करता था, क्यों छुट्टियां मार मार के यहाँ से वहां भागता रहता था, बर्ड्स की चर्पिंग देख रहा है, सोल्जर्स को मार्च करते हुए देख रहा है। ही वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट हिज लेसन्स। बॉदर्ड यानी कि उसे क्यों चिंता नहीं होती थी अपने लेसन्स की, अपने चैप्टर्स की, क्यों सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान घूमने में और मजे करने में होता था। और तभी फ्रांस क्या रियलाइज करता है बेटा, ही रियलाइज दैट द विजिटर्स हैव आल्सो कम देयर टू पे देयर ट्रिब्यूट टू मिस्टर एम हेमल, क्योंकि मिस्टर एम हेमल ने पिछले 40 सालों से कहीं कोई स्कूल, कोई जॉब स्विच नहीं करी थी। दे ऑल वर देयर, ही रियलाइज दैट दे ऑल वर देयर टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड टू पे देयर ट्रिब्यूट, की मिस्टर एम हेमल ने जो 40 साल दिए थे उस स्कूल को, उस जगह को। सो एवरीबडी वाज सैड बिकॉज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, इतने एक्सपीरियंस इंसान को जाना पड़ रहा है। एंड मिस्टर एम हेमल जो है अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इट वॉज ऑल्सो अबाउट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री विच वॉज नॉट देयर एनी मोर, विच वॉज नॉट देयर्स एनी मोर। तो सब लोग अपने देश के लिए भी आए थे, मिस्टर एम हेमल की रिस्पेक्ट की वजह से भी आए थे, लेकिन यही कंट्री, ये सब डिस्ट्रिक्ट अब हमारा रहा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रूशियन से अपनी जो जंग है वो हार चुके हैं। एल्सेस लॉरेन जो फ्रांस का ही पार्ट हुआ करता था, सो
इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एनीमोर। जो कंट्री हमारी हुआ करती थी, अब वो कल से वो कंट्री ही हमारी नहीं होगी, हम किसी और कंट्री का पार्ट कहलाएंगे, हमें कोई और रूल करेगा और हम अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ सकते हैं। सो ही एक्सप्लेन दैट व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड। अब आपको समझना होगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। और जब वो अपना लास्ट लेसन अनाउंस करते हैं कि मैं आपको आज लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाने वाला हूं, तो बेटा वो उसमें क्या बताते हैं, वो क्या समझाते हैं सभी स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को। ही एक्सप्लेन दैट व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब आप लोगों को क्या बना लेते हो, स्लेव बना लेते हो, स्लेव बना लेते हो, उनसे स्लेवरी करवाते हो, यानी कि कोई भी इंसान अगर हमें अपना बंदी बना लेता है, जैसे बेटा अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पे, हम इंडियंस पे 200 साल राज किया था, तो वो हमें एज अ स्लेव ट्रीट करते थे, हम उनके एनस्लेव्ड हो चुके थे, यानी कि हम उनके क्या हो चुके थे, गुलाम हो चुके थे। व्हाट वर वी वर देयर गुलाम। ऐसे ही वो हमें ट्रीट करते थे कि हमें एनस्लेव कर लिया गया। तो वो कह रहे हैं कि कल से जब हमें एनस्लेव कर लिया जाएगा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेन वी विल बी enslaved, ठीक है। सो आपको क्या रखना, याद रखना होगा that we people will be locked। आप ऐसे मानिए कि हमें क्या कर दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर लॉक्ड इन अ जेल, अगर हमें जेल में डाल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जेल में डाला गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जेल में डाल दिया गया है, तो याद रखिएगा, बताते हैं वो अपने सभी स्टूडेंट्स को, याद रखना बेटा उस लॉक की, उसकी चाबी की क्या होती है, द की टू रिडीम देयर फ्रीडम इज देयर लैंग्वेज। तो वो हमें जेल में डाल दें, वो हमें अपना गुलाम बना लें, उसकी जो की है, उसकी जो चाबी है, दैट इज आवर लैंग्वेज। सो द की टू दैट फ्रीडम इज आवर लैंग्वेज। अगर जब तक हम लोग यूनाइटेड हैं, हमें अपनी लैंग्वेज से, हमें अपने देश से प्यार है, तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता है। द ओनली की टू रिडीम देयर फ्रीडम, अगर हमें अपना फ्रीडम वापस चाहिए, तो द ओनली वन वे इज दैट इज द कॉमन लैंग्वेज दैट दे शेयर। उन लोगों को हो सकता है हमारी भाषा नहीं आती हो, लेकिन हमें हमारी भाषा फ्रेंच आनी चाहिए और हमें हमारी भाषा से प्यार होना चाहिए, तभी हम लोग क्या रह सकते हैं, यूनाइटेड रह सकते हैं। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे हम अपने आप को आगे जाकर भी कभी फ्री कर पाए। नो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर लॉक्ड, अगर हमें बंदी बना भी लिया जाता है, तो हमारे ताले की चाबी क्या होगी, हमारे ताले की चाबी होगी हमारी लैंग्वेज। तो किसी भी देश को अगर गुलाम बना लिया जाता है, तो उनकी एकता उनकी भाषा से नजर आती है। अलग अलग भिन्न प्रकार की भाषा बोलने से या अपनी भाषा ना बोल लेने से हम कभी भी इस ताले को ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें फ्रीडम, आज़ादी चाहिए, सो वी नीड टू फोकस ऑन आर लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच। ये वो सभी लोगों को वहां क्लासरूम में अपने लास्ट लेसन में समझाते हैं। और बेटा आज वो क्या करा था उन्होंने, ही यानी कि मिस्टर एम हेमिल, एम हेमिल ने क्या किया था, ही हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज, वो नई कॉपीज भी लाए थे सभी बच्चों के लिए, एंड डेकोरेटेड द क्लासरूम फॉर देम, उन्होंने क्लासरूम भी डेकोरेट किया था और नई नई कॉपीज लाए थे अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन टू ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बेटा वो अनाउंस करते हैं, फ्रेंच लेसन तो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें वो बताते हैं कितना इंपॉर्टेंट है अपने लैंग्वेज पे फोकस करना, लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ही अनाउंसेस फॉर द टेस्ट। वो क्या अनाउंस करते हैं, ही अनाउंसेस फॉर द टेस्ट। वो क्या अनाउंस करते हैं, ही अनाउंसेस दैट नाउ आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट। सो ही अनाउंसेस फॉर द टेस्ट, और टेस्ट का टॉपिक क्या था, टेस्ट का टॉपिक था माय डियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपल्स। तो वो बोलते हैं अब चालू होता है आपका टेस्ट, पार्टिसिपल्स की टर्न आ चुकी थी। सो एवरीबडी वॉज टेलिंग द रूल्स, सब लोग क्या कर रहे थे, अपनी सीट से खड़े हो रहे थे, और पार्टिसिपल्स यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं उसकी अलग अलग क्या बता रहे थे, उसकी अलग अलग फॉर्म्स जो रूल्स हैं वो सुना रहे थे। अब सब बच्चे सुना देते हैं, तभी किसका टर्न आता है, इट वॉज फ्रेंड्स टर्न टू रिसाइट। टू रिसाइट यानी कि टू स्पीक, बोलने का किसका टर्न था, किसका टर्न आ गया था, फ्रांस का टर्न आ गया था। लेकिन फ्रांस बेटा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, और मिस्टर एम हेमल जो यूजुअली गुस्सा हो जाते थे छोटी छोटी बात पर, आज वो कैसे थे, बड़े पेशेंट थे। उन्होंने बड़ा इंतजार करा कि कोई बात नहीं, हो सकता है फ्रांस थोड़ा सा रुक कर बोल ले। इनफैक्ट ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस, उन्होंने बिल्कुल भी उसे डांटा नहीं। यूजुअली अगर वो होते तो डांट देते,
तुम पार्टिसिपल्स नहीं पढ़कर आए, तुमसे पढ़ा नहीं जाता जब मैं समझाता हूँ। इस तरह से उनका स्वभाव होता। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत डिफरेंट था। उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा एंड ही वेंट ऑन टू डिस्कस देयर डिस्ट्रिक्ट्स प्रॉब्लम। उन्होंने डांटा नहीं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? एल्सेस और लॉरेन, जो उनकी जगह का नाम था। उन्होंने वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करा क्लास से और सभी विलेजर्स से, और क्या बताया? द अजम्पशन दैट वी ऑलवेज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा बड़ी उन्होंने बोला हमारे लोगों में क्या दिक्कत है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अस इज एंड इन आवर पीपल इज, सबको लगता है हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है और हम आराम से ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे सीख लेंगे। बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको लगता है आपके पास बहुत समय है सीखने के लिए, और आज देखो, आज मेरा लास्ट लेसन है, नहीं है समय फ्रेंड्स सीखने के लिए। सो व्हेन यू थिंक यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा, नहीं। इफ यू थिंक आई विल डू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नहीं हो पाएगा। सो आप ऐसा मत सोचिए दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। डोंट थिंक लाइक दैट। प्लीज जो है बोलते नहीं है आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बेटा जो भी है यही समय है अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे, अपनी जिंदगी पे फोकस करने का। सो वो बोलते हैं प्लीज आप मत सोचिए दैट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम और मैं बाद में कर लूंगा, दैट्स नॉट ट्रू। एंड फिर वो क्या बताते हैं? दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स लैग्ड इन देयर लेसन्स, यानी कि जो मैं फ्रेंच लेसन सिखाता था उसमें ये लोग ध्यान नहीं देते थे। एंड दे हैड टेकन देयर फ्रीडम, जो फ्रीडम मैंने इनको दी थी, जो इनके पास आज़ादी थी, इन्होंने उसको व्यर्थ कर दिया। दे हैड द फ्रीडम टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। तब हमारे ऊपर और किसी देश का रूल नहीं था, वी ऑल वर फ्री। तब आपको ये लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए थी। आपने अपने टाइम को भी फॉर ग्रांटेड लिया। आपने सोचा ठीक है मेरे तो समय है, कल पढ़ लूंगा। आपने अपने टाइम को क्या करा? वेस्ट किया, बर्बाद किया। एंड यू डिड नॉट फोकस ऑन योर लैंग्वेज। आपने उसको पढ़ा नहीं। दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सभी लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत है। और मिस्टर एम हेमिल ने बेटा उसके बाद क्या कहा? उन्होंने एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने सिर्फ फ्रांस को ब्लेम नहीं करा, उन्होंने फ्रांस के पेरेंट्स को भी ब्लेम करा। क्या बोलते हुए ब्लेम करा? कि आपके पेरेंट्स क्या करवाते थे? फ्रांस को बोला कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप जो है फील्ड में या कोई भी और काम हो उसमें आप उनकी मदद करो। तो वो क्या चाहते थे? you help them do other chores, जिससे आप थोड़े पैसे कमा के ला पाओ। they wanted you to do some other work also, they wanted you कि आप उनकी हेल्प करो जिससे कि आप ज्यादा और पैसे कमा के ला पाओ। so rather than letting them focus on studies, तुम्हारे पेरेंट्स को भी अगर तुम्हें वो फोकस करने देते तो आज तुम हमारी लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन होते। बट तुम नहीं हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे नहीं बल्कि काम पे फोकस करने के लिए कहा। और इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ उसके पेरेंट्स को ही नहीं, खुद को भी ब्लेम करा बेटा। मिस्टर एम हेमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो। और उन्होंने ब्लेम करते हुए खुद के लिए क्या कहा? मिस्टर एम हेमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो। और उन्होंने क्या कारण बताया? मिस्टर एम हेमिल ने ये कारण बताया कि इसके लिए मैं भी जो हूँ वो गुनहगार हूँ। और उन्होंने दो इसके मुख्य सबसे बड़े कारण बताए बेटा कि आई एम ऑल्सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उन्होंने क्या रीजंस बताया, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। मिस्टर एम हेमिल सेड जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, समटाइम्स ऑन वीकेंड्स और वीकडेज पे उन्हें मछली पकड़ने जाना बहुत पसंद था, तो जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था मैं अपनी फ्रेंच क्लास की छुट्टी अनाउंस कर देता था। तो मैं भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था अपने काम को लेके। तो सिर्फ आपके माता पिता ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मिस्टर एम हेमिल क्या बोलते हैं? मिस्टर एम हेमिल बोलते हैं, मिस्टर एम हेमिल सेड दैट whenever I wanted to go to fishing or whenever I went for fishing, I announced a holiday. Whenever I went for fishing, I gave you guys a holiday. तो ये भी दर्शाता है कि मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था अपने काम को लेकर। ये सीरियस तो थे लेकिन कभी कभार मुझे भी ब्रेक चाहिए होता था और इस वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो मिस्टर एम हेमिल बेटा खुद को भी ब्लेम करते हैं। और दूसरा रीज़न खुद को ब्लेम करने का क्या देते हैं? उनकी जो क्लासरूम थी, फ्रांस की जो क्लासरूम थी फ्रांस की, उसके बाहर उनका एक एम हेमिल का छोटा सा गार्डन हुआ करता था। तो वो अक्सर क्या बोलते थे स्टूडेंट्स को, क्लास चल रही ठीक है जाके मेरे पौधों को पानी दे दो। तो वो खुद को क्या ब्लेम करते हैं? मिस्टर एम हेमिल सेड दैट आई यूज्ड टू टेल यू गाइज टू गो एंड वाटर माई प्लांट्स इन द गार्डन। तो इस वजह से भी तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं कर पाते थे। तो यहाँ के लोगों ने सोचा हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ये सबसे रीज़न है लैंग्वेज नहीं सीख पाने का। आपके माता पिता चाहते थे फ्रांस की आप पढ़ाई पे कम और बाहर के कामों पे ज़्यादा फोकस करो जिससे आप पैसे कमा के ला पाओ। और तीसरा उन्होंने खुद को ब्लेम करा कि जब भी मुझे फिशिंग जाना होता था आई यूज्ड टू गिव यू गाइज हॉलीडे एंड आई यूज्ड टू टेल यू, और मैं तुमसे क्या करवाता था?
मिस्टर एम हेमल अपने स्टूडेंट्स से वाटर करवाते थे अपने खुद के गार्डन के जो जो प्लांट्स थे उनको, ठीक है। तो मिस्टर एम हेमल क्या करवाते थे बेटा, ही टोल्ड दैट ही एक्सेप्टेड इट हिमसेल्फ। उन्होंने क्या एक्सेप्ट करा कि मैं आप लोगों से क्या करवाता था, आई यूज्ड टू टेल यू टू वाटर दी प्लांट्स, आई यूज्ड टू टेल यू व्हाट, आई यूज्ड टू टेल यू टू वाटर दी प्लांट्स इन दी गार्डन। तो ये दोनों उन्होंने मेन कारण बताए, दैट आई यूज्ड टू टेल यू टू वाटर दी प्लांट्स इन दी गार्डन। और ये किसको बोलते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते थे तब। सो मिस्टर एम हेमल क्या करते थे, Mr. M. Hamill told his students told his students to water the plants in the garden। तो ये दो उन्होंने मेन कारण बताए कि इस वजह से आप फ्रेंच जो है इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए, इसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड मिस्टर एम हेमिल जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच, कि ये हमारी मदर टंग है, इसकी कितनी खूबसूरती है, इट इज सच अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, ये बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। एंड उन्होंने क्या बताया बेटा, उन्होंने 3 बातें बताई थी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। क्या बोला था फ्रेंच के लिए, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी किसके बारे में, अपनी भाषा के बारे में, ब्यूटी ऑफ फ्रेंच के बारे में उन्होंने बात की थी, दैट इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और कोई पढ़ना चाहे तो ये इजी भी है इफ यू फोकस ऑन दैट। सो उन्होंने क्या बताई बेटा, ही टोल्ड एवरीवन अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच, कि इंसान को ये भाषा आनी ही चाहिए और खासकर हम लोगों को, क्योंकि ये सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज है, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑल्सो। तो उन्होंने क्या क्या बोला उसके बारे में, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। एक और चीज कही थी, 3 बातें कही थी, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और एक और बात कही थी जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, व्हाट वाज द थर्ड वन, ठीक है। आप मुझे बताएंगे थर्ड वन क्या था, आई एम कीपिंग अ ब्लैंक हियर। उन्होंने 3 बातें क्या कही थी अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये काफी लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने बोला बिल्कुल भी इलॉजिकल लैंग्वेज नहीं है। और फ्रांस को बेटा उस दिन क्या समझ में आया, फ्रांस फेल्ट दैट एवरीथिंग हिज टीचर वाज टीचिंग वाज ल्यूसिड एंड ईजी। अब आज जो उन्होंने आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ाया था किसने, मिस्टर एम हेमिल ने। फ्रांस का कहना है एवरीथिंग वाज ल्यूसिड, एवरीथिंग वाज सुपर ईजी दैट डे, ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे कोई मक्खन मार रहा हो ना, इतना आसान, इतना सुपर इजी था वो आखिरी लेसन को समझना। तो पहले तो उसे फ्रेंच समझ में नहीं आती थी, आज उसे इतनी आसानी से सब कुछ समझ में क्यों आ रहा था बेटा, क्योंकि आज फ्रांस जो है बड़े ध्यान से मिस्टर एम हेमिल की एक एक बात सुन रहा था। तो टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, आप सामने वाले की बात कितने फोकस से, कितने ध्यान से सुन रहे हो, उस पे सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। सो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लिसनिंग टू द लेसन्स प्रॉपर्ली। उसने कहा यार हो सकता है कि मेरे में ही कमी हो, जब मैं वो पढ़ाते थे, मिस्टर एम हेमिल जब मुझे पढ़ाते थे तो मैं उनकी बात को ढंग से सुनता नहीं था। और फ्रांस ने क्या डिस्कवर करा कि मिस्टर एम हेमिल ने भी उस दिन काफ़ी पेशेंटली सब कुछ समझाया था। यूजुअली वो भी इतने पेशेंट नहीं होते थे, लेकिन आज उन्होंने बड़े सब्र से, बड़े अच्छे से एक एक चीज़ें समझाई थी। एंड नाउ इट वॉज टाइम दैट फ्रांस ने क्या डिस्कवर किया, दैट मिस्टर एम हेमिल वॉज सपोज टू लीव द कंट्री। तो वो मिस्टर एम हेमिल और उनकी सिस्टर जो है ये देश छोड़कर ही जा रहे थे, बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर। एक तो प्रूशियन आर्मी आ चुकी थी, इन्हें जो है और कुछ नहीं आता था, ही न्यू हाउ टू टीच फ्रेंच लैंग्वेज, उन्हें फ्रेंच से बहुत प्यार था। सो नाउ इट वाज टाइम कि मिस्टर एम हेमिल और उनकी सिस्टर ये देश छोड़कर जा रहे थे। ही रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर his teacher to leave a place he had stayed and served in for 40 years। तब फ्रांस को ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे सर के लिए, मेरे टीचर के लिए इस जगह को छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा। एंड ऑफ द डे वो कितना भी स्ट्रिक्ट, कितना भी वो दिखा लें कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, बट वो भी एक इंसान है। एंड उस जगह को उन्होंने 40 साल दिए। बेटा आप किसी जगह को 4 साल दे दो ना, उस जगह से प्यार हो जाता है एंड यू डोंट वांट टू लीव इट, आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, यू आर हैबिचुअल ऑफ स्टेइंग विद दोज पीपल, आपको उनकी आदत हो जाती है। लेकिन अब 40 साल बाद क्योंकि उनका देश हार चुका था, प्रूशियंस हैव एंटर्ड, तो उन्हें जो है अपना देश छोड़कर जाना पड़ रहा था। और तभी क्या होता है, द क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि घड़ी में कितने बज चुके थे बेटा, 12 बज चुके थे। एंड द प्रूशियंस ब्लू देयर ट्रम्पेट्स, बड़े बड़े बोलिए जो बैंड बाजा में बजाते हैं वो ट्रम्पेट्स, बड़े बड़े वो होते हैं, उसको बजाने लग गए। बड़ी, वी कांट कॉल इट इवन पूपाड़ी, दैट्स स्मॉल, बड़े बड़े ट्रम्पेट्स नहीं होते जो कोई विक्ट्री हो जाती है
तब प्ले करे जाते हैं। बड़े बड़े जो बैंड्स वगैरह होते हैं ना, शादी वादी में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रम्पेट्स बजाने लग गए क्योंकि 12 बज चुके थे और वो टाइम हो चुका था किसका, लास्ट हमारी फ्रेंच क्लास का एंड होने का। इट वॉज द टाइम द फ्रेंच क्लास वॉज अबाउट टू एंड। और मिस्टर एम हेमिल ने क्या बोला हम सभी से, मिस्टर एम हेमिल सेड गुड बाय टू ऑल ऑफ अस, टू द एंटायर क्लास। और बेटा बाय जब उन्होंने बोला था उससे पहले वो बिल्कुल नम चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे थे और सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे थे, सबको देख रहे थे, क्लासरूम को, बोर्ड को, यू नो वॉल्स को। जिस जगह को आपने 40 साल दिए होते हैं ना, दैट्स अ वेरी, इट होल्ड्स अ वेरी डियर प्लेस टू योर हार्ट, बहुत प्यारी जगह होती है आपके लिए। और अब 12 बज चुके थे घड़ी में और प्रूशियंस ने जोर जोर से वो बजाना स्टार्ट कर, जैसे हम लोग शंख बजाते हैं, ट्रम्पेट्स काफी बड़े होते हैं, तो वो ट्रम्पेट्स बजाने लग गए। अब मिस्टर एम हेमिल कुछ बोलना तो चाह रहे थे बट ही वॉज सो इमोशनल बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। मिस्टर एम हेमिल ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं बेटा, ही वॉज सो इमोशनल दैट डे। और वो क्या करते हैं, अपना सर जो है इस तरीके से झुका लेते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड। वो चाहते थे बोलना लेकिन ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो सो इमोशनल दैट ही वाज चोक्ड। उनके मुंह से शब्द, अल्फाज नहीं निकल रहे थे, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सो ही जस्ट डिड वन थिंग, उन्होंने बोर्ड के ऊपर बेटा एक चीज लिखी और उन्होंने क्या लिखा बोर्ड पे, दैट इज वीवा ला फ्रांस। उन्होंने क्या लिखा बोर्ड पे, दिस इज वॉट ही रोट। और ये उनका क्लासरूम है, ये उनका ब्यूटीफुल सा पिक्चर है। सो दिस इज वॉट ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू स्पीक। तो यहीं पे बेटा आपका चैप्टर एंड होता है, यही वो आपके जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। What is the meaning of this one? It's long live France. बोलना वो बहुत कुछ चाहते थे बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक क्योंकि वो इतने इमोशनल हो गए थे एंड उनके जो शब्द हैं वो नहीं निकल पा रहे थे मुंह से। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या है बेटा, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। ऑफ कोर्स आपको और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, आप में से किसी को आती होगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने इतने इमोशनल थे कि ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने अपना दीवार की तरफ सर झुका लिया क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग एंड उन्होंने बस एक जेस्चर करा अपने हाथ से दैट स्कूल इज डिसमिस्ड, मतलब स्कूल इज ओवर, लेकिन बोला कुछ नहीं क्योंकि नहीं बोल पा रहे थे। सो ही डिड लाइक दिस और लाइक जाओ या फिर स्कूल इज डिसमिस्ड, इसका भी क्या करा बेटा, हाथ से इशारा करा। ही डिड नॉट से एनीथिंग बिकॉज ही कुड नॉट, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके पास अल्फाज, शब्द कम हो गए थे एंड उन्होंने अपनी जो प्यारी सी लैंग्वेज है उसको जो है अब गुड बाय कह दिया था। उन्होंने फ्रेंच में लिखा वीवे ला फ्रांस विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। तो लॉन्ग लिव फ्रांस लिख के यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपसे मिस्टर एम हेमिल का या फ्रांस का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाए तो आई एम श्योर अब मेरे प्यारे बच्चे इसको लिख पाएंगे। मिस्टर एम हेमिल कौन थे? ही वॉज अ लिटिल स्ट्रिक्ट टीचर, ही हैज सर्व्ड हिज नेशन एंड द स्कूल फॉर लास्ट 40 years. He was a French teacher, but now unfortunately he had to leave his country because the Prussians had moved into Alsace and Lorraine also, and he was supposed to leave the country, and from tomorrow onwards no French will be taught. In fact, what will be taught? German will be taught to all these students. German पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है बड़े दुख के साथ उन्हें अपने स्कूल को छोड़ के जाना पड़ता है एंड ही इन फैक्ट टेक्स द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ कि आप मेरी वजह से इस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाए और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि वो चाहते थे आप और पैसा कमा के लाओ बट दे नेवर वांटेड यू टू फोकस ऑन योर लैंग्वेज। पर याद रखना बच्चों, अगर कभी भी हमें गुलाम बना लिया जाता है, इफ़ वी आर एनस्लेव्ड, वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट किसी भी ताले की चाबी उसकी खुद की लैंग्वेज, उसकी भाषा और उसकी यूनिटी होती है। इफ़ वी आर यूनाइटेड, इफ़ वी नो वन कॉमन लैंग्वेज, हम सबको वो लैंग्वेज आती है और उन्हें नहीं आती, तो डेफिनेटली वो हमारे ताले की चाबी, हमारे फ्रीडम की चाबी वही होने वाली है। क्या आपको लग रहा है मैं यहाँ पे रैप अप करने वाली हूँ? तो जी नहीं, अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपको एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सारे सवाल करवाऊंगी। तो जस्ट बी रेडी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं पहला सवाल। इनफैक्ट मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा रही हूँ एनसीईआरटी के, तो तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको दिखेगा,
What was France expected to be prepared with for school that day? क्या होने वाला था उनके स्कूल में? मिस्टर एम हेमल बेटा उनका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे, तो बस यही एक्सपेक्टेड था कि आज जो है आप उसकी तैयारी कर कर आइए। तो तैयारी किसकी करके आनी थी? पार्टिसिपल्स टॉपिक की। सो कैसे लिखेंगे? वॉज लिखा हुआ है, वॉज यानी कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट में है तो हमारा आंसर भी किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे व्हाट विल वी राइट? फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स टॉपिक उन्हें पढ़कर आना था, बिकॉज मिस्टर एम हेमल हैड सेड ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। उनका टेस्ट होगा, सभी बच्चों को इसकी तैयारी करके अच्छे से आनी थी। एंड फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। फ्रांस को जो है एक भी शब्द, एक भी अल्फाज पार्टिसिपल्स का नहीं आता था। पार्टिसिपल्स इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जैसे इंग्लिश में होती है ग्रामर में, हो सकता है इस तरीके से सेम फ्रेंच लैंग्वेज में भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हूँ। तो ये आपका इन टेक्स्ट का बेटा पहला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आप लोग इसका आंसर करना ट्राई करिए। What did France notice that was unusual about the school that day? आई हाइड द आंसर, पहले आप लोग ट्राई करिए। फ्रांस ने क्या नोटिस करा, क्या यूजुअल नहीं था? अनयूजुअल यानी कि क्या यूजुअल नहीं था स्कूल में हर दिन की तरह? तो बेटा हर दिन क्या है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज्यादा कमोशन होता था, बहुत ज़्यादा हसल बसल शोर शराबा होता था, सारे बच्चे सीट्स पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। बस इसी बात को हमें इंग्लिश में अच्छे से फ्रेम करना है, एंड आई एम श्योर वील बी एबल टू डू इट। सो यूजुअली क्या होता था? यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चालू होता था, बहुत ज़्यादा ग्रेट बसल होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता था। और इतनी भीड़ भाड़, इतना शोर शराबे की वजह से बेटा जो बाहर का स्ट्रीट था, बाहर का रास्ता था, वहाँ पे भी ये आवाज़ें सुनाई देती थी। बट उस दिन क्या डिफरेंट था? बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे। उस दिन क्या थी? बहुत ज्यादा शांति थी। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे। स्कूल की छुट्टी रहती है संडे सुबह, तो ऑफ कोर्स उस दिन शांति रहती है। तो वैसी ही शांति आज वीकडेज में भी थी, जो यूजुअली नहीं होती है। सारे बच्चे अपनी डेस्क को ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं बैठने के लिए, मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। सारे क्लासमेट्स, जब फ्रांस अपनी क्लास में घुसता है तो उसके सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं, और यूजुअली मिस्टर एम हेमल अपना रूलर ऐसे रैपिंग कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। बट दैट डे ही वॉज नॉट रैपिंग हिज ग्रेट रूलर, चला नहीं रहे थे, टेबल पे नहीं मार रहे थे। वॉट ही वॉज डूइंग, उनके आर्म के अंडर, हाथ के नीचे उन्होंने अपना रूलर दबा रखा था व्हेन फ्रांस एंटर्ड दी क्लासरूम। तो आज जो बेटा सिनेरियो था स्कूल का, दैट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट टू दी अदर यूजुअल डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे ऐसा क्या हुआ था, क्यों इतनी भीड़ थी, क्या न्यूज वहां लगाई गई थी, यही हमें नॉर्मल अपने आंसर में लिखना है। सो आई टेल यू द आंसर। हमें क्या बताना होगा, बुलेटिन बोर्ड पे क्या था? एल्सिस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी वो अब से नहीं पढ़ाई जाएगी, बिकॉज दी प्रूशियंस हैव वो ये जंग जीत चुके हैं, दे हैव वन दैट वॉर, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जर्मन्स विल टेक ओवर एंड जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। तो यही बैड न्यूज बुलेटिन बोर्ड पे थी। तो यहीं पे बेटा हम इसको सीखते हैं कैसे हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। सो फ्रॉम द लास्ट 2 years जितनी भी बुरी खबरें थी वो कहाँ से आती थी? फ्रॉम द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड। सारी बैड न्यूज कहाँ से आती थी? बुलेटिन बोर्ड से आती थी। और तभी वो क्या उससे समझ में आता है लास्ट में, बेटा एक ऑर्डर आया था। कहाँ से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था टू टीच। क्या ऑर्डर आया था? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। एल्सिस एंड लॉरेन क्या थे? ये वही जगह थी जहां पे फ्रांस रहता था, और यहाँ पे उनके जो टीचर हैं मिस्टर एम हेमल, वो उन लोग को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। बेटा इस वॉर को जीतने से पहले, इस वॉर से पहले एल्सिस और लॉरेन कहाँ का पार्ट हुआ करते थे? दे यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रांस ओनली, इसलिए वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी। लेकिन बेटा नोटिस आ गया था कि अब क्या है, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये नोटिस किसने लगाया था? दिस नोटिस वॉज पुट अप बाय दी जर्मन्स, जिन्होंने ये वॉर जीती थी। तो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे लगाया था कि जर्मन विल बी टॉट एंड नो फ्रेंच लैंग्वेज विल बी टॉट। आपके देश का जो है ये लैंग्वेज है, लेकिन कल से ये नहीं पढ़ाई जाएगी। सो यही बैड न्यूज जो है बुलेटिन बोर्ड पर आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दैट वन।
what changes did the order from Berlin cause in school that day? अब बर्लिन से जो ऑर्डर आया था कि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी क्योंकि आप इस जंग को हार चुके हो, you will not be allowed to you will not be allowed to teach French in the school of Alsace and Lorraine. तो बेटा क्या उथल पुथल हुआ था, क्या बदलाव आया था स्कूल में उसकी वजह से, वो हमें जानना होगा. तो क्या बदलाव आया था? मिस्टर एम हेमल अपने बेस्ट कपड़े पहन के आए थे. ही वॉज वेयरिंग अ ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट था, उन्होंने जो एक कैप लगा रखा था वो ब्लैक कलर का था. इट वॉज ऑफ सिल्क, उस पर बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई भी हो रखी थी. सो ये सारी चीजें हो रही थी बेटा. तो ये जो है विलेजर्स आए हुए थे, ये सारी चीजें क्यों हुई थी, वाई इट वॉज हैपनिंग. तो यही चेंजेस थे जो आए थे क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन था स्कूल में. सो मिस्टर एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, और मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए समझाया था. ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट था, उनके कॉलर स्लीव्स में फ्रिल था, एंड ही वॉज वेयरिंग अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. सिल्क थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बेटा, उस पर एम्ब्रॉयडरी, कुछ कढ़ाई करी हुई थी सुंदर तरीके से. ये सब वो पहनकर आए थे. और सारे स्कूल में क्या थी, बहुत शांति थी. द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यानी कि बिल्कुल शांति. इट वॉज कंप्लीटली लोनली, अलोन जैसा फील हो रहा था, कुछ बहुत ज्यादा शांति थी. एंड ऑन द बैक, जो बैक बेंचेस हमारी कैसी रहती थी, हमेशा खाली रहती थी. आज हमारे विलेज के एल्डरली पीपल जो है वहां पे बैठे थे. सो हाउ वी विल राइट डाउन द लास्ट बेंचेस व्हिच वर यूजुअली एम्प्टी, द एल्डरली पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, जैसे वो भी स्टूडेंट्स हो ऐसे वो लोग बैठे थे. बिकॉज दे ऑल वर एक्सट्रीमली सैड. ये सभी बच्चे क्या थे, ये सभी लोग क्या थे, बहुत सैड थे, बिकॉज इट वॉज लास्ट डे ऑफ मिस्टर एम हेमल. सो दैट वॉज द चेंज दैट केम इन the school, and all the benches were full, and Mr. M. Hamel was wearing different clothes जो कि usually वो inspection day पर या prize ceremony वाले day पर पहनते थे. Next question, my dear students. Next question is on your screen. How did Fran's feeling about Mr. M. Hamel and school change? पहले तो वो Mr. M. Hamel को पसंद नहीं करता था, वो उन्हें काफ़ी strict लगते थे, उन्हें अपना स्कूल पसंद नहीं था. फ्रांस को I should not go to school, मुझे तो birds को देखना है, I want to go on the swings, मुझे झूला झूलना है. फिर क्या हुआ, सडनली Mr. M. Hamel के लिए उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, why and how did it happen? Why we all know that because it was his last French lesson. How did it happen? उसको समझते हैं बेटा. So फ्रांस को क्या पता चलता है, फ्रांस came to know that it was his last lesson. Mr. M. Hamel जा रहे हैं, so it's his last day in the school, and from the next day they will be only taught German. उन्हें कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी अगले दिन से, जर्मन पढ़ाई जाएगी. बिकॉज yes, उन लोगों ने वो वॉर को जीत लिया था, तो इनके बीच की जो वॉर थी, जर्मन्स हैव वन दैट वॉर. और इस वजह से क्या लग रहा था फ्रांस को, फ्रांस वॉज एक्सट्रीमली सॉरी. उसे क्या था बेटा, बहुत ज्यादा गिल्ट था, बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था. ही वॉज वेरी गिल्टी कि जब सर पढ़ाते थे तब मैंने पढ़ाई पे फोकस नहीं करा. तो ही वॉज वेरी गिल्टी ऑफ नॉट लर्निंग द लेसन्स प्रॉपरली. और वो बुक्स जो उसको न्यूसेंस लगती थी, बकवास लगती थी, एक प्रॉब्लम लगती थी कि ऑल द बुक्स वर न्यूसेंस, कितना बेकार चीजें हैं ये जो मुझे पढ़ना पड़ता है, जो बर्डन, उसे बोझ लगती थी. नाउ दे वर ऑल ओल्ड फ्रेंड्स, वो सारी किताबें उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स के समान हो गई थी. एंड हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर एम हेमल इट ऑल्सो चेंज. और जितना भी उनके रूलर में गुस्सा था, या जितने भी क्रैंकी मिस्टर एम हेमल हुआ करते थे, यूजुअली वो क्या हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे. तो यू नो हाउ एवर इरिटेटेड ही वॉज और मूडी ही वॉज, ये सारी चीज़ें आज जो है फ्रांस जो है, ये सारी चीज़ें बेटा आज भूलने को तैयार था. His ruler and how moody Mr. M. Hamel was, वो ये सारी बातें भूलने को रेडी था. That's okay, he was my teacher. उन्होंने इतने साल दिए, हमें कुछ अच्छा ही सिखाने की कोशिश की है. So he is a good human being. आज जो है फ्रांस उनका रूलर, उनका मूडी, उनका चिड़चिड़ापन, सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार था. Because it was Mr. M. Hamel's last French lesson in the school. Okay, my dear students, on this note, we have completed the entire chapter, all the NCERT questions. So now it's time for the homework part. So what is your homework? Now what you have to do is, you have to, what is your homework is, जो मैंने आपको पढ़ाया है, NCERT questions मैंने आपको करवा दिए हैं, but open the NCERT, you will find all these questions. Open the NCERT and write all the answers on your own.
ताकि अब आपको स्टोरी पता है. See if you are able to frame the answers or not. So open the NCERT and write all the answers on your own. कोई भी ग्रामेटिकल एरर होगी, वी विल गेट इन टच, इसको हम ठीक करेंगे. कहीं पर भी आप अटकते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू फ्रेम अ सेंटेंस करेक्टली, अगर आपको टेंस में दिक्कत आ रही है आप पूछिए, आपको वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है आप पूछिए, बट ये मत करना कि मैम ने करवा दिया आप उसको कॉपी कर लो. इंग्लिश में रटने से कुछ नहीं होगा. इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बेटा, एंड तक सब भूल जाओगे. चैप्टर को ध्यान से सुनो, समझो और साथ ही साथ उन आंसर्स को खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, जिससे कि एग्जाम टाइम तक आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट पाए. Nobody can stop you from scoring 95 plus in your board exams. So my dear students, that's all. ये जो है आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है. यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है द लास्ट लेसन इन डिटेल. यहाँ पे हमने इसको डिटेल एज इन पूरा डिटेल समरी पढ़ा है, कैरेक्टर स्केच समझा है, फ्रांस का पूछ लिया जाए या मिस्टर एम हैमिल का पूछ लिया जाए, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाए. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, इफ यू लाइक्ड or if you were able to understand the way I explained you the chapter, please do let me know in the comment section. अगर आपको ये NCERT क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज मुझे बताइएगा. कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं. You are open to ask your doubts also. So thank you everyone. This is your Divya ma'am signing off. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं लेकर आऊंगी आपके लिए अगला चैप्टर, साथ ही साथ उसके अमेजिंग NCERT क्वेश्चंस. So that's all from my side. Divya ma'am is signing off. Jai Hind, and do not forget to write in the comments. See you all in the next video. Bye bye.